हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था संस्कृति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आज हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का भाग दूसरा देखेंगे। इससे पहले की सूचना है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए डेली 9 AM और 9 PM पर क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की पहली अवधारणा कौन सी है। तो आज का पहला जो कॉन्सेप्ट है वह कल्चर ऑफ पॉवर्टी। तो हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी या गरीब की संस्कृति की बात करते हैं ऑस्कर लेविस। तो गरीब की संस्कृति वह होती है जब कोई समूह जिनके लिए गरीबी कोई समस्या नहीं रहती है और वह ऐसे ऐसे व्यवहार तथा रीति रिवाज विकसित कर लेते हैं जिसमें वह दरिद्रता के ही मजे लेते हैं, उसे ऑस्कर लेविस ने गरीब की संस्कृति कहा है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई गरीब ऐसे ऐसे व्यवहार और रीति रिवाजों को विकसित कर लेता है जिससे उससे गरीबी में आनंद आता है और आनंदित होता है, उसे कोई समस्या नहीं होती है, तो वह गरीब की संस्कृति, वह अपनी एक संस्कृति बना लेता है उसको। ऐसी जीवन शैली दरिद्र अर्थात लैटिन अमेरिकी देशों में देखी जा सकती है। अगली उदाहरण है पितृम सरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनकी जो 3 प्रकार की संस्कृति हैं उनमें विचारात्मक संस्कृति, एकेंद्रीय परक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति होती है। तो विचारात्मक संस्कृति अर्थात आइडियल जो संस्कृति कल्चर होती है वह ऐसी संस्कृति होती है जिसमें व्यक्ति के विचार तथा व्यवहार को केंद्र में आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, मोक्ष आदि के प्रभावी होते हैं। अर्थात विचारात्मक शक्ति में जो व्यक्ति का व्यवहार करता है वह पाप, पुण्य आदि को ध्यान में रखकर करता है, अर्थात उससे प्रभावित रहता है, तो उसे विचारात्मक संस्कृति इन्होंने कहा है। दूसरी इन्होंने कहा सनसेट कल्चर, एकेंद्रीय परक संस्कृति। तो जब व्यक्ति के विचार और व्यवहार के केंद्र में शारीरिक सुख प्रभावी होता है तो यह संस्कृति भौतिकवादी संस्कृति होती है। जैसे वर्तमान में पश्चिमी संस्कृति में केवल शारीरिक सुख को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अगला क्या है, आदर्शात्मक संस्कृति या आइडियलिस्टिक कल्चर। तो जब किसी संस्कृति में भौतिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार के विचार व्यवहार सम्मिलित होते हैं तथा दोनों के बीच संतुलन होता है तो ऐसी संस्कृति को आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में भारतीयों में आध्यात्मिकता और भौतिक संस्कृति दोनों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रहे हैं, तो इसे इन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति या आइडियलिस्टिक कल्चर कहा है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी तीनों पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछता है कौन कौन दिया है, और कभी यह पूछता है कि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के किन सांस्कृतिक रूपों को उल्लेख किया है। तो इससे कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला है सांस्कृतिक भौतिकवाद, कल्चरल मटेरियलिज्म। तो सांस्कृतिक भौतिकवाद की बात करते हैं मार्विन हैरिस। इसका दृष्टिकोण में यह मानना है कि संस्कृति के विकास की व्याख्या भौतिक स्थिति और दशाओं जैसे जलवायु, मौसम और जनसंख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए, क्योंकि भौतिक दशाएं ही संस्कृति का निर्धारण करते हैं। तो मार्विन हैरिस का मानना है जहाँ की जैसी भौतिक वातावरण या परिस्थितियां या दशाएं होंगी वहाँ वैसी संस्कृति का प्रभाव रहेगा। जैसे कि यूरोपीय कल्चर में शराब वहाँ ठंडा पड़ता है तो वहाँ की भौतिक दशाएं ऐसी हैं कि वहाँ के मदिरा और शराब एल्कोहल को अच्छा माना जाने लगता है, कि वहाँ एल्कोहल को अच्छा माना जाता है। वहीं भारतीय संस्कृति गर्म दशाएं होने के कारण यहाँ पे उसे अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वह नुकसानदायक होता है। अगला है नी संस्कृति या डिसकल्चराइजेशन। तो रॉबर्ट सोमबर्ट की यह अवधारणा है। तो जब समूह को समाज से लंबे समय से अलग कर दिया जाता है जिससे वह अपनी संस्कृति के कुछ तथ्यों को भूलने लगता है तो उसे नी संस्कृतिकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैदी
कैदी जब जेल में अकेले रहने लगता है तो वह धीरे धीरे अपने कल्चर को भूलने लगता है, तो उसे नीय संस्कृतिकरण रॉबर्ट सोमबर्ट कहते हैं। अगली अवधारणा है विसंस्कृतिकरण, डीकल्चराइजेशन। तो यह अवधारणा जो है मजुमदार बताते हैं, इसकी चर्चा करते हैं कि जब कोई समूह समय समय पर अपनी संस्कृति को पूर्णतः, मतलब समय के साथ साथ अपनी संस्कृति को पूर्णतः भूल जाता है, तो उसका विसंस्कृतिकरण हो जाता है। जैसे मॉरिशस तथा मालदीव के बहुत से प्रवासी भारतीय ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति को भूलकर वहाँ की संस्कृति को अपना लिए हैं, तो इसे विसंस्कृतिकरण इन्होंने कहा है। बिडनी ने संस्कृति के 4 तथ्यों की चर्चा की है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि बिडनी ने या किसने सांस्कृतिक तथ्य, कला तथ्य और सामाजिक तथ्य आदि की चर्चा की है, तो यह बिडनी है। तो बिडनी ने पहला बताया कृषि तथ्य, यह संस्कृति कृषि पक्ष से जुड़ा है जिसमें कृषि संबंधित विचार जुड़े होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कला तथ्य, आर्टिफैक्ट, तो इसके अंतर्गत संगीत, कला, नृत्य, वाद्य यंत्र संबंधित विचार जुड़े हैं। अगला इन्होंने कहा है सामाजिक तथ्य होते हैं, सोशल फैक्ट, इसके अंतर्गत परंपराएं, प्रथाएं, कानून, विचार आदि से संबंधित विचार जो है सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद चौथा जो इन्होंने बताया कि मानसिक फैक्ट या मेंटी फैक्ट, इसके अंतर्गत मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, सोफा सेट, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आ जाते हैं जो मानसिक सुख प्रदान करते हैं। तो यह डेविड बिडने से संबंधित प्रमुख फैक्ट है। अगला है क्रोबर। क्रोबर ने संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा की है, इथोस आंतरिक पक्ष, इडोस बाह्य पक्ष। तो किसी भी संस्कृति के आंतरिक पक्ष को इथोस कहते हैं और बाह्य पक्ष को इडोस कहते हैं। किसी भी संस्कृति को समझने के लिए दोनों पक्षों का अध्ययन करना पड़ता है, ऐसा क्रोबर का मानना है। और इसी से मिलता जुलता क्लूखौन ने अपने 2 पक्ष बताए हैं, जिसमें इम्प्लिसिट मतलब आंतरिक पक्ष और एक्सप्लिसिट मतलब बाह्य पक्ष की जो है क्लूखौन भी चर्चा करते हैं। इनके अलावा कैथेन पाइक ने एमिक और एटिक की चर्चा की है, जिसमें एमिक को इन्होंने आंतरिक पक्ष से दर्शाया है और एटिक को बाह्य पक्ष के रूप में संस्कृति के बात करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है मानदंड अर्थात नॉर्म्स क्या होते हैं? जब समाज के अंतर्गत वह अपेक्षित व्यवहार जिनके अनुपालन की अपेक्षा सभी सदस्यों से की जाती है वे मानक व्यवहार हैं। जैसे तो मानक व्यवहार समाज आपसे अपेक्षा करता है कि आप बड़ों का सम्मान करें सभी लोग, तो यह अपेक्षा की जाती है और यह इन्हें औपचारिक वैधता प्राप्त नहीं होती, अर्थात इनमें कोई कानूनी वैधता नहीं होती है। मानदंडों से हटकर व्यवहार करने को विचलन कहते हैं। अगर हम इन मानदंडों जो मानदंड हैं, नॉर्म्स हैं, उनका पालन नहीं करेंगे तो समाज हमें क्या करेगा? कहेगा आप जो है समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अर्थात विचलित गलत व्यवहार कर रहे हैं। WG समनर ने 2 प्रकार की चर्चा की है, जनरीतियाँ और जनरूढ़ियाँ। तो इन्होंने जो है 2 प्रकार के मानदंडों की चर्चा की है समनर ने, जनरीतियाँ और जनरूढ़ियाँ, फॉकवेस और मोरिस। जनरीतियाँ वे होती हैं जो समाज में के द्वारा यह अपेक्षित व्यवहार माना जाता है जिसे तोड़ने पर समाज के सदस्यों को सरल दंड दिया जाता है। तो जनरीतियाँ ऐसे मानदंड या नियम होते हैं जिन्हें समाज अगर आप पालन नहीं करते हैं तो उसे तोड़ने पर आपका बहुत होता है छोटा मोटा दंड दिया जाता है, जैसे हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, छींटाकसी करना। जैसे आप बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो लोग आप पे छींटाकसी करेंगे, फलाने का लड़का ऐसा है, नालायक है, वो है वो है। तो इसमें जो है आपको कठोर दंड नहीं दिया जाता है, तो वह जनरीति हो गई। जैसे किसी ग्रामीण महिला के फैशनेबल बाल कटवा लेना, ये भी जो है जनरीतियाँ हैं। जनरीतियाँ का जन्म जो है प्राकृतिक और भौगोलिक चुनौतियों के प्रत्युत्तर के माध्यम से होता है और इनका विकास प्रयास या गलती पद्धति से होता है। और वहीं जनरूढ़ियाँ वो ये होती हैं जिनका पालन न करने पे आपको कठोर दंड मिलता है। जैसे अपनी जाति में विवाह न करना,
जिसके कारण आपको कठोर दंड क्या मिलता है कि आपको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो यह कठोर दंड है। तो यह एक क्या है, जनरूढ़ियां, मोर्स या प्रथा है। आगे देखें, यहाँ पर अंतर दिया है। मानदंड क्या होते हैं, अपेक्षित मानक एवं व्यवहार होते हैं और जिनमें व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ होता है। जनरीतियों में सरल दंड की प्रावधान होता है। जनरीतियाँ समाज कल्याण के लिए बनाई जाती हैं और परंपरा उन्मुख होती हैं, अर्थात परंपरा से संबंधित होती हैं। जनरूढ़ियाँ, मोरिस, इनमें कठोर दंड होता है, समाज कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो समाज का लिए अहित होगा। और अगला है मूल्य। मूल्य है समाज कल्याण के लिए होता है, सामाजिक हित इससे जुड़ा होता है। जनरूढ़ियाँ, मोर्स, लैटिन शब्द से बना है। यह वह अपेक्षित व्यवहार है जिसे तोड़े जाने पर समाज व्यक्ति को कठोर दंड देता है। जैसे किसी का नग्न घूमना या किसी उच्च जाति की युवती का निम्न जाति के युवक से विवाह करना, इनका पालन समाज के कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाता है। अर्थात अगर कोई नग्न घूमता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है या उसे पत्थर से मारा जाता है। वहीं उच्च जाति की युवती निम्न जाति के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसके भी कठोर दंड दिया जाता है। अर्थात अपनी ही जाति में विवाह करने को समाज कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है। अगला है पैटर्न या प्रतिमान। तो समाजशास्त्री मानदंड तथा प्रतिमान को कई बार समानार्थ अर्थात एक ही अर्थ के रूप में या शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रतिमान व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार होते हैं। इनका प्रयोग समाजशास्त्र में अधिक गैर समाजशास्त्र में किया जाता है। अर्थात जो प्रतिमान होते हैं वह गैर समाजशास्त्र में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक के प्रवेश होने पर छात्रों का खड़ा होना मानदंड है, तो वहीं सिनेमा में टिकट के लिए पंक्ति में खड़ा होना एक प्रतिमान होगा। अगला है वैल्यू। मूल्य क्या होता है, तो व्यक्ति का वह अपेक्षित व्यवहार जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाता है। मानदंड में व्यक्तिगत हित जुड़े होते हैं, वहीं मूल्य जो है सामाजिक हित को प्रदर्शित करता है, अर्थात सामाजिक हित मुक्त माना जाता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, ये सब जो है एक वैल्यू या मूल्य होते हैं। मूल्य की विशेषताएं, तो मूल्य होते हैं, कुछ मूल्य छोड़कर सभी मूल्य समाज सापेक्षिक होते हैं, अर्थात समाज के अनुसार अपने अपने मूल्य होते हैं। और कुछ मूल्य क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। समय तथा परिस्थिति के अनुसार जो है मूल्य बदलते रहते हैं। यह एक वर्ग से दूसरे वर्ग में बदल जाते हैं, अर्थात किसी एक समाज में दूसरा मूल्य पाया जाता है तो अलग समाज में अलग मूल्य पाया जाता है। दो मूल्य आपस में विरोधाभासी भी हो सकते हैं। मूल्यों से ही समाज के आदर्श व्यवहार निकलते हैं। तो यह मूल्यों की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। कभी कभी पूछ लेता है कथन एवं कारण में मूल्यों की विशेषताओं को देकर, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक हमने अभी तक बताया है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सब एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। अगला है नैतिकता या मोरलिटी। नैतिकता के आधार पर व्यक्ति अपने लिए गलत सही, अच्छा बुरा आदि का निर्णय लेता है। न तो समाज आपसे अपेक्षित होता है, न ही इसे समाज के लिए दंडित करता है। कुछ देखिए मोरल वैल्यू होते हैं जिसके लिए आपके ऊपर समाज दबाव नहीं डालता। यह व्यक्ति का जो है निजी आदर्श व्यवहार होता है, पर्सनल स्टैंडर्ड बिहेवियर। जैसे सड़क पर गिरा हुआ 10 रुपया व्यक्ति की नैतिकता पर निर्भर करता है कि वह उठाए या न उठाए। देखिए अगर कोई व्यक्ति नैतिक रूप से नैतिकता को मानने वाला रहेगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह 10 रुपये को इग्नोर करके चला जाएगा, और जो जिसकी नैतिकता कमज़ोर होगी वह 10 रुपये को उठाकर चोरी से अपने जेब में डाल लेगा। तो यह व्यक्ति का जो है निजी आदर्श या व्यवहार होता है। जैसे नैतिकता है पीठ पीछे बुराई करना, कोई व्यक्ति ऐसा करना गलत समझता है, कोई इसे सही समझता है। तो नैतिकता लोगों की ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस चीज़ को नैतिक मानकर मूल्यों का पालन करते हैं और नहीं करते हैं। अगला है लॉ या कानून। कानून पूर्णतः राज्य का विशेषाधिकार है या किसी राज्य द्वारा स्थापित वह नियम है जिसके तोड़ने जाने पर
राज्य दंडित करता है। इसकी उत्पत्ति सचेतन प्रयासों के माध्यम से होता है। तो अर्थात कानून जो है राज्य के द्वारा बनाया विचार विमर्श करके वह नियम या कानून नियम होता है जिसके द्वारा राज्य दंड निर्धारित करता है और इसके लिए जो है सचेत प्रयास किया जाता है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर में 2 प्रकार की कानूनों की चर्चा की है। तो दुर्खीम जो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में अपनी 2 प्रकार के कानूनों की चर्चा करते हैं, उसमें एक दमनकारी रिप्रेसिव लॉ और दूसरा प्रतिकारी कानून है। तो दमनकारी कानून होता है यह सरल समाजों की विशेषता है जहाँ छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता है। इन समाजों का उद्देश्य समाज के अन्य सदस्यों को सचेत करना होता है, बकरी चुराने पर हाथ काट देना। तो आज भी दमनकारी कानून कहाँ पे पाया जाता है? सऊदी अरब, जहाँ इस्लामिक स्टेट या शरिया लॉ के तहत कार्यवाही हुई जैसे देशों में जो है कठोर कानून पाए जाते हैं। जैसे वहाँ पे अगर आपको कोई पैसा गिरा हुआ मिल गया, अगर आप उठा लेते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर आपने किसी महिला को गंदी नज़र से घूरा तो वहाँ पे आपको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? दमनकारी कानून के रूप हैं। अगला है प्रतिकारी कानून, रेस्ट्रिक्टिव लॉ। तो यह जटिल समाजों की विशेषता है, अर्थात आधुनिक समाजों की विशेषता है। इनमें अपराध के प्रति जो प्रकृति होती है वह अनुपात में ही दंड दिया जाता है। जैसा आप अपराध करेंगे उसी आधार से आपको दंड दिया जाएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 50 रुपये का जुर्माना, हत्या करने पर आजीवन कारावास या फांसी। तो इस तरह जो है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा कानून का प्रकार जो है आधुनिक समाज की विशेषता है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है इसमें। अगली जो कॉन्सेप्ट है वह है ट्रेडिशन, परंपरा। परंपरा क्या होता है? तो परंपरा व्यक्ति के वे व्यवहार हैं जो पूर्वजों का अनुकरण करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आ रहे हैं। व्यक्ति इनका पालन बिना किसी प्रश्न के करता है। जैसे बड़ों के पैर छूना, पूजा पाठ करना, कुल देवी देवता का आशीर्वाद लेना। तो ये सब क्या है? परंपराएं हैं जो व्यक्ति बिना किसी सवाल किए ही करता आ रहा है। जैसे आप ही कोई आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग मेहमान आ गए तो आप पैर को छूते हैं और किसी से सवाल नहीं पूछते कि हम किस लिए इनका पैर छू रहे हैं, काहे छू रहे हैं। तो परंपराओं को क्या है, बिना कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जाता है। तो परंपरा की जो प्रमुख विशेषता है वह पूर्वजों का व्यवहार का अनुकरण, अर्थात जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सब करते चले आ रहे हैं वैसे परंपराओं की निरंतरता होती है। हमारे व्यवहार में आदत के रूप में शामिल होता है। इनके औचित्य पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता और परंपराओं से व्यक्ति का जो है भावनात्मक या इमोशनल अटैचमेंट होता है। उद्भव का पता नहीं लगाया जा सकता। अब लेकिन आप लोग यह नहीं पता कर सकते कि आप कब से पैर छूने का जो है रीति रिवाज चल रहा है या किस पीढ़ी से चल रहा है। तो आप बस देखते हैं, चलते चले आ रहा है, चला आ रहा है। अगली है कस्टम या प्रथा। प्रथाएं समाज में सोचने तथा करने के स्थापित तरीके हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं। अकबर के अनुसार प्रथाएं सामाजिक आदत या सोशल हैबिट्स हैं। वहीं समनर मानते हैं कि प्रथाएं जनरीतियों से अधिक विकसित होती हैं। इनका जन्म किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए होता है। जनरीतियां जब प्रभावी समझी जाने लगती हैं तब समाज के अन्य सदस्यों द्वारा अपनाई जाने लगती हैं और कुछ समय बाद यह स्थापित हो जाती हैं तो प्रथाएं बन जाती हैं। तो समनर जो कहते हैं कि जनरीतियां ही हैं जो विकसित होकर क्या होती हैं, प्रथाओं का रूप धारण कर लेती हैं। अर्थात जनरीतियों को जब समाज की हित के लिए आवश्यक समझा जाने लगता है तब वह प्रथाएं या कस्टम का रूप ले लेती हैं। जैसे बाल विवाह था, सती प्रथा था। तो यह लोग अनिवार्य समझा जाने लगा था, लेकिन अब बाद में इसका जो है खंडन किया गया आदि। कभी कभी प्रथाएं जो है कुप्रथा का रूप लेती हैं, तो उसे बाल विवाह जैसे आदि कई तरह की प्रथाएं चलती हैं, पूजा पाठ करना, ये सब। तो सब वे प्रथाएं जो समस्या समाप्त होने के पश्चात भी बनी रहती हैं, जिससे समाज को समस्या होने लगती हैं, तो वे कुप्रथा हैं। जैसे बाल विवाह, दहेज। अब यहाँ प्रथा और कुप्रथा में अंतर देखेंगे। जैसे उस प्रथा, बाल विवाह प्रथा कैसे बना? बाल विवाह प्रथा ऐसे बना
जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तब उस समय की जो बच्चियां थीं वो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि जो मुगल लोग थे वो बच्चियों को उठा ले जाते थे। इसलिए इस डर के कारण जो है लोग बच्चों का कम उम्र में ही विवाह कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे मुगल का शासन समाप्त हुआ, लेकिन जो है बाल विवाह चलता आ रहा था। लेकिन आगे चलकर अथक प्रयासों के माध्यम से राजा राम मोहन राय और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के प्रयासों के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ जो है कानून लाया गया, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसे के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगाया गया। तो यही जो मुगल कालीन शासन समाप्त होने के बाद भी जब बाल विवाह व्याप्त रह गया तो उसे हम क्या देखने लगे कि वह एक कुप्रथा हो गया है। जैसे आज के समय में दहेज प्रथा जो है आज के समय में एक कुप्रथा है, क्योंकि गरीब माता या परिवार के लोगों के लिए क्या होता है, दहेज देना बहुत कठिन कार्य हो गया। दहेज से आए दिन तमाम तरह की हत्याएं देखने को मिलती हैं। फिर भी जो है राज्य के द्वारा कानूनों का बनाया गया है, लेकिन उनका जो है सही तरह से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण आज भी क्या है, दहेज प्रथा व्याप्त है। अगला है फैशन। तो फैशन है व्यक्ति के व्यवहार के वे पक्ष होते हैं जो निरंतर समय के साथ बदलते रहते हैं, और यह जीवन के सतही या सुपरफिशियल पक्ष होते हैं। यह सदैव नएपन की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, जैसे आभूषण, कला, संगीत, वस्त्र, रंग बिरंग डिजाइन। तो पहले की अपेक्षा देखिए आभूषण की कला में, संगीत में, वस्त्र में, सब में परिवर्तन चला आ रहा है। पहले माने आदमी लोग, गांव के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब जींस पैंट पहन रहे हैं। कुछ महिलाएं साड़ी पहनती थी, आज जींस पैंट टी शर्ट आदि पहन रही हैं। तो ये सब क्या है, फैशन है। फैशन की विशेषता है जीवन के सतही पक्ष से जुड़ा हुआ है। समाज इसके लिए निरंतर परिवर्तन को लेकर गंभीर नहीं होता है, अर्थात फैशन कपड़े परिवर्तित हो रहे हैं लेकिन समाज इसके लिए गंभीर नहीं हो रहा है। यह चक्रीय होता है, इसमें टिकाऊपन का अभाव होता है, अर्थात कुछ समय तक चलता है, उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। यह समकालीनों का अनुकरण करता है, जैसे समाज में चल रहा है उसी का अनुकरण करके लोग करने लगते हैं। यह एक समाज या वर्ग से दूसरे समाज या वर्ग से भिन्न होता है, मतलब अलग अलग जगह का फैशन अलग अलग होता है। सामान्यतः इसका प्रारंभ समाज के अभिजन वर्ग करते हैं, बाद में सामान्य जन अनुकरण करते हैं। नगर जो है फैशन के केंद्र होते हैं। अगला जो है कॉन्सेप्ट वह धुन या फेड है। तो यह भी पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि धुन क्या है, फेड क्या है। तो यह समाज की तरह है, अर्थात फैशन की तरह ही होता है, परंतु यह फैशन की अपेक्षा बहुत अल्पकालिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है और बहुत छोटे समूहों में देखा जाता है या अपनाया जाता है। जैसे आँख या नाभि पर रिंग लगाना एक फैड है, अर्थात कुछ ही लोग इसका प्रयोग करते हैं। परंपराओं की खोज, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन। तो यह जो अवधारणा है परंपराओं की खोज एरिक्सन हॉब्सबॉम है की है। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो नई नई परंपराएं बनाते रहते हैं और सदैव नया करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, परंतु समाज में इसे विचलन की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है। अब जैसे परंपराओं की खोज, नए नए नियम कानून बनाने लगते हैं अपने हिसाब से, तो उसे समाज मान्यता प्राप्त नहीं करता है। अर्थात कुछ लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार जैसे देख लीजिए, भ्रष्टाचार को लोग अच्छा मानने लग रहे हैं, कुछ लोग उसे सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, कुछ काम करवाने के लिए ऐसा करते हैं। तो लेकिन इससे यह क्या है, समाज का एक विचलन का स्वरूप होता है। सभ्यता, सभ्य सिविलाइज्ड शब्द लैटिन भाषा के स्वीट्स से निकला है, जिसका अर्थ है नगर निवासी। मैकाइबर के अनुसार भौतिक संस्कृति ही सभ्यता है। सभ्यता से तात्पर्य भौतिकवादी विकास से है। सभ्यता का विकास मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इस प्रकार सभ्यता मानव की उपयोगिता के लिए मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो मैकाइबर और पेज जो मानते हैं कि जो संस्कृति का भौतिक पक्ष है वही सभ्यता है। सभ्यता के तात्पर्य जैसे कपड़ा ओढ़ना, खान पीन, टेबल कुर्सी मेज, रहन सहन,
आदि जो है भौतिक वस्तुएं जो भी हमें दिखाई देती हैं वह सब सभ्यता का भाग है, जो मानव की ज़रूरतों की पूरा या उपयोगिता के लिए बनाई गई है। पंखा, टेलीफोन, कुर्सी, कपड़ा, टीवी, मोबाइल आदि सब जो है भौतिक सभ्यता या भारतीय सभ्यता के उदाहरण हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष। अगली है सभ्यता की विशेषताएं। तो सभ्यता जो है मानव निर्मित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। सभ्यता के विकास को मापा जा सकता है। दो सभ्यताओं के बीच तुलना भी संभव की जा सकती है, जैसे भारतीय समाज और अमेरिकी समाज की सभ्यता के बीच की तुलना की जा सकती है। सभ्यता जो है मूर्त होती है, अर्थात भौतिक वस्तुओं से बनी होने के कारण यह मूर्त होती है। सभ्यता से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सभ्यता में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। सभ्यता का प्रसार सरल होता है, अर्थात एक जगह से वस्तु दूसरी जगह लाई या ले जाई जा सकती है, जिसका उदाहरण आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसका विकास तो कहीं एक जगह हुआ है, लेकिन आज अब प्रसार होकर यह हमारे हाथों में आ चुका है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं संस्कृत की इस प्रकार हैं कि हर्ष कोविड संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। हावेल ने संस्कृति को सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों के कुल योग, इन्होंने कहा जो भी सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान है सब योग मिलाकर जो है संस्कृति है, प्राणिशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं, अर्थात हमें संस्कृति जो है विरासत में नहीं मिली होती है, हमें इसे सीखना पड़ता है। मालिनोवस्की ने जीवन में व्यतीत करने के लिए संपूर्ण जो विधि होती है उसे इन्होंने संस्कृत कहा है। और इनका का एक कॉन्सेप्ट है कि संस्कृति जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई है। क्लूखॉन सांस्कृतिक विचारने, अनुभव करने तथा क्रिया करने की एक विधि है। आगे लेविस संपूर्ण सामाजिक परंपरा संस्कृत है। राल्फ लिंटन मानते हैं कि संस्कृत ज्ञान धारणाएं प्राकृतिक व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, जिसके द्वारा संस्कृत ज्ञान धारणाएं तथा प्राकृतिक व्यवहार प्रतिमानों के कुल योग हैं, जिसके सभी भागीदार होते हैं और जो एक दूसरे से हस्तांतरित अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। तो राल्फ लिंटन का मानना है कि कुछ ऐसे विचार, व्यवहार, धारणाएं, प्राकृतिक व्यवहार प्रतिमान जिनका व्यक्ति एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता रहता है और सभी लोग इसका पालन करते हैं, वह संस्कृति है। आगे ब्रूम और सेल्जनिक, संस्कृत मानव का सामाजिक विरासत है। तो ब्रूम और सेल्जनिक मानते हैं कि संस्कृत जो है मानव का सामाजिक विरासत है। रूथ बेनेडिक्ट मानते हैं कि संस्कृत व्यक्ति के भांति विचार, क्रिया और सुस्थिर प्रतिमान होते हैं। स्पेंसर ने संस्कृत को पराजैविक सुपर ऑर्गेनिक पर्यावरण है, जो अजैविक तथा भौतिक एवं जैविक पौधों एवं पशुओं के संसार से भिन्न है। इन्होंने कहा कि संस्कृत जो है सुपर ऑर्गेनिक पर्यावरण है, जो कि अजैविक, भौतिक, जैविक पौधों एवं पशुओं से भिन्न होती है। अगला है मैकाइवर का मानना है कि संस्कृत सभ्यता का वाहक है। तो संस्कृत सभ्यता का वाहक है, ऐसा मैकाइवर मानते हैं। संस्कृति आघात की जो अवधारणा है विलियम जे गुडे देते हैं। इनके अलावा हम कुछ अन्य अवधारणाओं की चर्चा जैसे बात कर लेते हैं। जैसे एक होता है सांस्कृतिक, हम लिखते नहीं हैं, सांस्कृतिक कोड, कल्चर कोड। तो कल्चर कोड की बात करते हैं स्टीवर्ड। कल्चर कोड की बात करते हैं स्टीवर्ड। तो कल्चर कोड वह होता है जो संस्कृत का वह तथ्य होता है जिसमें पर्यावरण का प्रभाव तत्काल पड़ता है, तो उसे सांस्कृतिक कोड करते हैं। जैसे समय के अनुसार खान पान, वस्त्र आदि में परिवर्तन, जैसे ठंडी में कुछ और खा रहे हैं और वस्त्र अलग पहन रहे हैं, तो इसे सांस्कृतिक कोड स्टीवर्ड कहते हैं। दूसरा इनकी जो अवधारणा है स्टीवर्ड की, वह सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है, कल्चर इकोलॉजी। इन्होंने कहा संस्कृति से उत्पन्न व विकसित होने वाले पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी संस्कृति पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है।
संस्कृति का पर्यावरण इसके संबंध को सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इन्होंने कहा संस्कृति और पर्यावरण का जो संबंध है वह सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है। तो अवधारणा जूलियट स्टीवर्ट की है। इसके अलावा जूलियट स्टीवर्ट की एक अवधारणा है सांस्कृतिक वर्गीकी या कल्चरल टेक्सोनॉमी। तो कल्चरल टेक्सोनॉमी क्या है? जब सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण सांस्कृतिक वर्ग की कहलाता है। जैसे मैदानी संस्कृति, पर्वतीय संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति, पठारी संस्कृति। तो यह सब क्या है? सांस्कृतिक वर्ग की, अर्थात एक वर्ग के आधार पर संस्कृति को विभाजित कर देना। इसके बाद स्टीवर्ट के बाद आ जाते हैं टायलर। टायलर जो है सांस्कृतिक अवशेष की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो समय के अनुसार उपयोगिता बनाए रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, सांस्कृतिक अवशेष कहलाते हैं। जैसे कोट की बाह में 3 बटन का होना। विलियम रॉबर्टसन स्मिथ ने कई स्थानों पर भावी विवाह की प्रथा को इन्होंने सांस्कृतिक अवशेष की भाग के रूप में देखा है। इसके बाद सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म, जिसकी बात फ्रेंच बोआस करते हैं, लेकिन बाद में हर्शकोविट्ज ने इस पर जो है अधिक कार्य किया है, इसलिए जो है हर्शकोविट्ज को इसके लिए जाना जाता है। तो सभी संस्कृतियों को समान रूप से देखना या उनकी अच्छे बुरे के उनकी परिस्थिति और भावनाओं के आधार पर अपनाना जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।